So by this time you are clear with the autotrophic mode of nutrition. आपको आइडिया लग गया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए सेल के कौन से ऑर्गेनल्स काम में आते हैं, कौन सा पिगमेंट काम में आता है और किस तरह से 3 स्टेप्स में हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हमने डिस्कस किया कि ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी, स्पेशल स्ट्रैटेजी डेजर्ट प्लांट्स फॉलो करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस जिनका डे टाइम में स्टोमेटा बंद रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने उसके आगे बात करी कि देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ विच प्रूव दैट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल आर इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है और अब हम बात करेंगे हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और हमने कहा था कि हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कई तरह से होता है। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द हैबिटेट इन विच इट लिव्स। हैबिटेट मतलब उसका सराउंडिंग्स, जहाँ वो रहता है। जैसे जंगल में रहता है तो जंगल उसका हैबिटेट है, पानी में रहता है तो पानी उसका हैबिटेट है। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होगा, कोई मल्टीसेल्युलर होगा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड होगा। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, सबके हैबिटेट्स अलग अलग होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स यानी हैबिटेट एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ फूड, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स वी सी। तो जब हम हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बहुत एक वास्ट, हमको बहुत डाइवर्सिफाइड टाइप के मेथड्स दिखते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सिंपल था कि भाई खाना खुद बनाना है, लेकिन यहाँ पे खाना जब ऑब्टेन करना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो फूड है जिसको इनगल्फ करना है, जिसको फूड का जिसका इंटेक करना है, वो स्टेशनरी है या वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। जैसे कि जो हर्बीवोर्स हैं वो घास खाते हैं, तो घास तो कहीं भागी नहीं जा रही, वो आराम से खड़े खड़े खा सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो फूड है वो एक जगह पर रुका हुआ है, मतलब स्टेशनरी है। जबकि जो टाइगर है उसका फूड अगर डियर है तो वो भाग रहा है। तो टाइगर मस्ट हैव द कैपेबिलिटीज़ टू कैच अ मूविंग प्रे और मूविंग फूड विच इट कैन कंज्यूम सब्सिक्वेंटली। तो सबकी अलग अलग अडेप्टेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड और टाइप ऑफ हैबिटेट दे लिव इन। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बॉडी डिज़ाइन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो अमीबा अगर यूनिसेल्युलर है तो उसमें अलग तरह का एक सिंपल टाइप का डाइजेशन होगा या सिंपल टाइप से वो अपना फूड इनटेक करेगा, जबकि ह्यूमंस में बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, वो अपना अलग तरह का डाइजेशन करेगा। तो हमें हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार याद कर लेना चाहिए कि इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं वो भी है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। अब फूड को अंदर लेना, उसकी भी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। फंगस या फंगाई जो हैं उनके साथ क्या है कि वो फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ लिक्विड्स डाल करके उसे पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको फूड को इनटेक करते हैं। तो डाइजेशन बॉडी से बाहर हो जाता है ना। जो आपके ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस जिसको हम बोलते हैं, या मशरूम्स हैं, ये सब फंगस के एग्जांपल्स हैं, है ना। और ये सब इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जिसमें हम कहते हैं ना कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को से फूड ऑब्टेन करना। तो फंगस में ऐसा होता है कि वो प्री डाइजेस्टेड, मतलब बॉडी के अंदर आने से पहले फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको अंदर लेते हैं। अलग तरह का मोड है। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं, बुक को बहुत ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। फिर इसके आगे हम बात करें कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। एक वर्ड जैसे हम यूज़ करते हैं होलोजोइक, तो
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। होलोजोइक, हाँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप ये ध्यान से समझो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड will be converted into simple organic food and ये काम होगा with the help of enzymes, with the help of enzymes. What are enzymes? Enzymes are the biocatalyst. What do we mean by saying biocatalyst? मैंने आपको कहा था कि बुक पढ़ना, कुछ लोगों ने बुक पढ़ी और फिर उन्होंने पूछा कि बायो कैटेलिस्ट का क्या मतलब है। तो बायो कैटेलिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और कैटेलिस्ट। व्हाट इज अ कैटेलिस्ट? हाँ, कैटेलिस्ट केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना उसकी स्पीड बढ़ा दे। केमिकल रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो कि नहीं हो रही होती हैं वो इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हो जाती हैं। तो ये खुद रिएक्टेंट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसको हम कैटेलिस्ट बोलते हैं। इस तरह का कैटेलिस्ट जब बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन में या बायोकेमिकल रिएक्शंस में मिल जाए तो हम उसको बायो कैटेलिस्ट बोलेंगे। बायो मतलब रिलेटेड टू लाइफ। तो बायो कैटेलिस्ट जो है उसको हम एंजाइम बोलते हैं। हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस में पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि बकल कैविटी हमारा है, माउथ है, हमारा स्टमक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे डाइजेशन होता है फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स का, वो डाइजेशन अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा होता है। तो जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में कौन सा एंजाइम रिलीज़ हो रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, उसके फंक्शन क्या है। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है केवल एंजाइम के फीचर्स के ऊपर, एंजाइम के फंक्शन के ऊपर। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ये होता होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही अमीबा में भी मिलता है, हाँ, और ह्यूमंस में भी मिलता है। हाँ, ऐसे कैसे? क्योंकि मेथड इज इम्पॉर्टेंट। दोनों में एक ही काम हो रहा है, ह्यूमंस में भी अमीबा में भी। Complex organic food is getting converted into simple organic food with the help of an enzyme. तो अमीबा में भी यही होता है, ह्यूमंस में भी यही होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन क्लास 10 हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। अमीबा के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि अमीबा कुछ स्यूडोपोडिया बना देता है। हाँ, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इट कैचेस इट्स प्रे। पानी में तैरते रहता है ये। दिस इज़ अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में फ्लोट करता रहेगा, स्विम करता रहेगा, और उसका जो प्रे होगा उसको विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एनगल्फ कर लेता है। फिर उसके अंदर एक फूड वैक्यूल बनती है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फूड। देन दिस फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और फिर वो अल्टीमेटली जो वेस्ट होता है दैट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1, इंजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग द फूड इन, टेकिंग द फूड
inside the body. Ingestion is the first step of Holozoic mode of nutrition. Then the ingested food is digested. Digestion मतलब breaking down the food into simplest form of the substances. Why? Because these substances after getting digested will be utilized inside the cells, and to be utilized inside the cells the substances has to come into their simplest form. अगर वो simplest form में नहीं है तो फिर सेल्स उसको ना तो यूज़ करना तो बात की बात है, वो सेल के अंदर एंटर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करे, और फिर उसके बाद जब डाइजेशन हो जाता है तो फिर द डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. द प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. इस एसिमिलेशन से पहले एब्जॉर्प्शन होता है. एक इसको हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं. व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड, मैंने पहले लिख दिया एसिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना. इसके लिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे कैसे होते हैं. और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है. फूड इज पुट इनटू ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस. दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. अब डाइजेशन की प्रोसेस के बाद अनडाइजेस्टेड जो चीज़ रह गई उसको बॉडी से बाहर निकाल देना है. दैट इज द वेस्ट मटेरियल. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन. इजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट. वो वेस्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव कर देना बॉडी से. उसके लिए भी स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल सिस्टम हमारे पास है. तो ये 5 स्टेप्स मिला करके हम बोलते हैं कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड टू सिंपल ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. Enzymes will be used in at various places during digestion only. डाइजेशन के बाद एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है. इंजेशन के बाद जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उस डाइजेशन प्रोसेस में ही एंजाइम्स काम में आते हैं. इसलिए हम इन एंजाइम्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं. तो अब सबसे पहले हम ये देखें कि अमीबा जैसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या अमीबा जैसे ही दूसरे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम, उनमें किस तरह से डाइजेशन, एक्चुअली हम क्या वो बातें करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं. तो क्योंकि पैरामीशियम का भी जिक्र है तो इसलिए उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे शॉर्ट में. सबसे पहले हम अमीबा देखते हैं. आप छोटी क्लास से जानते हो अमीबा के बारे में कि अमीबा में डाइजेशन किस तरह से होता है. ये याद रखें कि अमीबा इज़ अ सिंगल सेल एंड इट हैज़ एन इनडेफिनिट शेप. मतलब कि उसका शेप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, उसका शेप बार बार बदलता रहता है. तो अमीबा का शेप भी बदलता रहता है और यहीं पर इसको फ़ायदा होता है. तो अमीबा क्या करता है? इट टेक्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस called the pseudopodia. These extensions are called as pseudopodia. Pseudopodia. Pseudopodia को यूज करके ये एनगल्फ करेगा फूड. कैसे करेगा देखते हैं. कि जो इसका प्रे है ये आया, इसने विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसको एनगल्फ कर लिया. अब इनसाइड दिस एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगी. फूड वैक्यूल में क्या भरा हुआ है? फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन. इसके अंदर किससे?
बाय द लेटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके अंदर एंजाइम्स होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर तो मतलब इंजेशन हो गया, अब फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है, और जब डाइजेशन हो जाएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अमीबा बॉडी हो जाएगा। तो ये एसिमिलेशन हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द सरफेस इस तरह से रिमूव हो जाता है। दिस इज इजेशन। हाँ, तो अमीबा में तो बड़ा सिंपल है, एक ही सेल है, बस इसे क्या करना है, इसे अपना फूड पकड़ना है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो वो अपने स्यूडोपोडिया को यूज़ करेगा। विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया जो प्रे आ रहा है उसको होल्ड करेगा, उसको पकड़ लेगा। जब प्रे को पकड़ लेगा तो अंदर फूड वैक्यूल बन जाएगी। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का सेल में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी असिमिलेशन हो जाएगा लाइक दिस। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन। सिंपल है। अमीबा को एडवांटेज हुआ इसकी फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से ये अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना पाई। अगर अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता तो इसको प्रॉब्लम होती, क्योंकि फिर स्यूडोपोडिया नहीं बनते हैं। लेकिन ऐसे भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसमें से एक है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी हमारा सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें हम देखें अगर कि इंजेक्शन किस तरह से होगा, क्योंकि जिसमें एक शेप फिक्स्ड है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा जहाँ से फूड इनटेक की जा सके। तो पैरामीशियम की बॉडी पे एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ से फूड अंदर जाता है। पैरामीशियम की बॉडी पर सीलिया होते हैं। सीलिया आर एक्चुअली द हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस, वो उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं। दीज आर द सीलिया। तो फूड जो है वो एक स्पेशल प्लेस से अंदर चला जाता है। हाँ, ये सीलिया है छोटे छोटे पूरी बॉडी में, तो फूड यहाँ से अंदर चला जाएगा। सीलिया हेल्प करते हैं, ये सीलिया मूव कर करके फूड को खींच करके यहाँ तक पहुँचाने का, जिस तरफ भी फूड होगा उसे वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। सीलियर मूवमेंट से ये अंदर चला गया। हाँ, ऐसे ये अंदर चला गया। दिस इज इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन हो गया। तो अभी क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन के लिए जो ये अंदर फूड आया था यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गई है। हाँ, इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो फिर इस फूड का डाइजेशन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्जन होगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज फूड वैक्यूल। इसका फूड वैक्यूल भी अपनी जगह पर फिक्स्ड दिख रहा है हमको। तो फिर देखें कि असिमिलेशन कैसे होगा। जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो वैक्यूल है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इज यूज्ड बाय द सेल। डाइजेस्टेड फूड विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल एंड देन फाइनली हमको इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट करना है। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट के लिए यानी इजेशन के लिए भी पैरामीशियम भी डिफ्यूज़न की हेल्प लेता है। मतलब डिफ्यूज़न एक सिंपल प्रोसेस है जिससे कि सरफेस से ही मूवमेंट हो जाएगा, है ना। उस एक वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर से ही सरफेस से डिफ्यूज़ आउट हो गया फूड। तो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंपल टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक ही सेल है तो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स तो हो ही नहीं सकते। सेल में तो टिश्यू भी नहीं हो सकता, सेल तो अकेली है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि हमारी बॉडी में
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड आना, उसका डाइजेशन होना तो एक बात है, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, हम बता रहे थे आपको कि 1 ट्रिलियन यानी 10⁻14 सेल्स होती हैं एक ह्यूमन एडल्ट की बॉडी में, और हर सेल को इक्वल नरिशमेंट देना ज़रूरी है। यानी हर सेल के पास में जिस तरह से हार्ट का काम है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि ऑक्सीजन पहुंचा देना सेल्स तक, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड को डाइजेस्ट करके और फिर उसको वहाँ तक पहुँचाना। फूड में ग्लूकोज की हम जब बात करते हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज हमारा है ये ब्लड तक पहुंच जाए, ब्लड के साथ में सेल्स तक पहुंच जाए, तभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वही एनर्जी हमारे काम करने के लिए काम आती है। तो हमको कंटिन्यूसली फूड चाहिए। तो वो फूड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके और क्या क्या करता है ये हम विद द हेल्प ऑफ वीडियो देखेंगे। तो ये आप देखो कि आपको इसमें क्या समझना है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ना। इसमें आपको प्रोसीजर्स, मतलब ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। आप पूरी प्रोसेस समझ जाओगे एक जर्नी की तरह। दिस इज जर्नी ऑफ फूड विच गोज इनटू योर माउथ, देन टू योर ईसोफेगस, देन टू योर स्टमक, देन टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फाइनली डाइजेस्टेड. Undigested is taken to undigested part is taken to the large intestine and digested part is absorbed in the blood and assimilated to the cells. इतनी सी बात है। याद क्या क्या करना है कि डिफरेंट स्टेशंस जो होते हैं जहाँ पर फूड थोड़ी देर के लिए रुकता है, या वो पार्ट्स जहाँ से फूड थोड़ी देर के लिए गुजरता है, उन सब पार्ट्स में एक क्या क्या मूवमेंट हुए, उन एक्शंस को क्या बोलते हैं, अगर उनका कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो हमने याद रखना है। वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आया है, कोई स्पेशल ग्लैंड्स वहाँ पे हैं क्या, उनके नाम हमें याद रखने हैं। फिर डाइजेशन किस कंपोनेंट ऑफ द फूड का हो रहा है। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, फूड हमारा जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, और सब अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हाँ, वाइटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर डाइजेस्ट होती है ये इम्पॉर्टेंट है। कौन उन्हें डाइजेस्ट करे, कौन सा एंजाइम आता है उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी ऑफ फूड वी नीड टू अंडरस्टैंड नंबर 1 कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पर्पस है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द सेल। हाँ, क्या मतलब हुआ कि जो फूड आप खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हाँ, आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है खूब सारा। और कार्बोहाइड्रेट जिनको हम शुगर्स भी कहते हैं या पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं, दे आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन ग्लूकोज के अगर पॉलीमर्स बना दिए जाए तो फिर वो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होता है ज़्यादातर। जैसे कि जो हर्बीवोर्स हैं वो लीव्स को खा रहे हैं, आपने देखा कि लीव्स में स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च होता है, और स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। हाँ, वो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करना मतलब उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज स्टार्च कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द सेल। सेल जो है वो स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती। आप पढ़ चुके हो कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बहुत लार्ज और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एंट्री नहीं देती है ना। तो इसलिए स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन जो सेल में होती है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम आ रहा है हमारा, उसमें रिएक्शन तो एक्चुअली ग्लूकोज की हो रही है, स्टार्च का तो ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन होता नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट को हमें ग्लूकोज में बदलना है, प्रोटीन हो उसे हमें अमाइनो एसिड में बदलना है, क्योंकि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। फैट्स को हमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलना है, बिकॉज दे आर द यूनिट्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और जब ये इन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे देन ओनली दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एसिमिलेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा तो सेल्स तक फूड नहीं पहुंचेगा, सेल्स तक फूड नहीं पहुंचा तो फिर रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। अकेला ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं आपको इसे एक वैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुछ आपकी बुक में हैं, कुछ नहीं भी हैं। बुक में एनसीईआरटी में जैसा कि यूजुअली होता है शॉर्ट में चीज़ों को बताया गया है, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है शुरू होकर के, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में क्या होता है और वहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बताता जाऊँगा। इसको पॉज कर करके देखें, जब साथ के साथ याद कर लें। आज ही याद करना है इसको पूरे को। ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है ना। हम 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऐसा कर सकते हैं ना, हम इसको बार बार देखें और इसको ये 45 मिनट की या 50 मिनट की अगर क्लास है तो ये थोड़ी आगे चल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर हमने इसमें 2 घंटा लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप उस 2 आवर्स में अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो फिर आपको इसे प्रैक्टिस करना है केवल लिख लिख के। हाँ, दिमाग में सारा बैठ जाएगा सीक्वेंस। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब एक ट्यूब जो एक तरफ से ओपन हो रही है, दूसरी तरफ से भी ओपन हो रही है। उसके बीच में इस एलिमेंट्री कैनाल ने यानी कि इस लॉन्ग ट्यूब ने कई सारे अलग अलग शेप्स ले लिए हैं। कहीं पर वो स्ट्रेट ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है, तो कहीं पर वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टमक कहते हैं। कहीं पे वो हाईली कन्वोल्यूटेड स्मॉल इंटेस्टाइन है और कहीं पे वो लार्ज इंटेस्टाइन है, कहीं पे वो स्मॉल सैक है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से शुरू होकर हमारे एनस तक जाता है, वहाँ तक इसका शेप अलग अलग रहता है। हाँ, वी कॉल द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब एज एलिमेंट्री कैनाल। तो आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पूछने के बजाय एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वॉट एवर द वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, आपको उन्हें लिख लेना है, याद कर लेना है। तो अब देखें कि ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा। कुछ सपोर्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ये लिवर दिख रहा है हमको, यहाँ पर पैनक्रियाज होता है। ये इस तरह से पूरे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ रेक्टम में जाकर के वेस्ट की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो ये फूड का जो मूवमेंट है, अलग अलग डाइजेशन अलग अलग जगह पर डाइजेशन होते होते ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल पास कर जाता है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन ये दिख रहा है हमको, स्मॉल इंटेस्टाइन ये दिख रहा है, रेक्टम ये दिख रहा है। एनस इज द ओपनिंग ऑफ रेक्टम, है ना। सीधी सी बात है। तो ये बहुत हमारी जो बॉडी कैविटी है उसमें कन्वोल्यूटेड फॉर्म में रखा हुआ है। हमको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझनी हैं कि अलग अलग ग्लैंड्स, जैसे हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी में जो लिवर है, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज है, इनका क्या रोल है। हाँ, एंजाइम्स का सिक्रीशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, या अलग अलग जो जूसेस इन ग्लैंड से निकल रहे हैं उनका रोल क्या क्या है डाइजेशन में, ये भी हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ बकल कैविटी, दिस इज कॉल्ड, माउथ इज कॉल्ड द बकल कैविटी एक्चुअली। दिस इज a cavity in which we have teeth, we have tongue and we have salivary glands. Saliva is a liquid which contains some enzymes which are helpful in partial digestion of the food. तो बकल कैविटी में क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो फूड गोज इनसाइड। व्हाट हैपन्स इनसाइड, अगर हम इसके अंदर से देखें तो विद द हेल्प ऑफ टीथ the large particles or large food particles gets divided into smaller particles। साथ में टंग उसको मूव कर रहा है,
सलाइवा रिलीज हो रही है, सलाइवा उसको वेट कर रही है और उसमें एंजाइम्स मिक्स कर दे रही है। तो हमको याद क्या रखना है कि बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में एक टीथ, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। हाँ, हमारे इंसिजर्स होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं फूड को। हाँ, कैनाइंस होते हैं जो कि पियर्सिंग का काम करते हैं, छेद करने का। प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर द वंस जो उसको प्रॉपरली ग्रिंड करने का, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। टीथ जो काम करते हैं उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग। Why it is important? Because the large food particles needs to be broken down into smaller particles so that the enzymes can properly work upon them for digestion. अगर बहुत बड़ा समझो कि एक चपाती का टुकड़ा है, बड़ी साइज़ का है, तो उसको अपन सिर्फ मुंह में रख लेंगे और उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एंजाइम्स जो कि सलाइवरी जो हमारे सलाइवा में से निकलता है, वो एंजाइम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर के ऊपर थोड़ा सा एक्शन कर पाएगा। एंजाइम कोई भी हो वो तभी एक्शन करता है जब वो फूड के कांटेक्ट में आता है। तो फूड जो है, जो आपकी चपाती है, चाहे वो आपका पोटैटो है, व्हाटएवर इट इज़, आप उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनके कांटेक्ट में लाना चाहते हो एंजाइम्स को, उसके लिए आप मैस्टिकेशन कर रहे हो। हाँ, तो टीथ का काम तो हो गया मैस्टिकेशन और च्यूइंग। दूसरी चीज़ है टंग। अब टंग का एक काम तो है मिक्सिंग द मैस्टिकेटेड फूड और द इंजेस्टेड फूड। ये इंजेशन हो रहा है ना, टेकिंग द फूड इन। तो मिक्सिंग द इंजेस्टेड फूड और मैस्टिकेटेड फूड विद द सलाइवा, इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑल्सो। च्यूइंग के लिए भी ये हेल्प करता है। हाँ, आप फूड को टंग पे ही रखते हो और टंग उसको पुश करता है बिटवीन द मोलर्स सो दैट दे आर प्रॉपरली ग्रेन, उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जा सके। तो टंग का एक फीचर ये भी हो गया। उसके अलावा टंग क्या कर रहा है? टंग के ऊपर टेस्ट बड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो फूड को टेस्ट करने के, फूड के डिफरेंट पार्ट्स को टेस्ट करने का काम भी करता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे इसकी है वो हेल्पिंग द टीथ इन मैस्टिकेशन प्रोसेस एंड हेल्पिंग द सलाइवा टू प्रॉपरली गेटिंग मिक्स्ड विद द मैस्टिकेटेड फूड। ठीक है, तीसरी चीज़ है सलाइवा। एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड्स तीसरी चीज़ है। हाँ, दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी की जो लेयर्स होती हैं उसमें इधर उधर इनकी ओपनिंग होती है, अलग अलग प्लेसेस पर। नीचे भी सबलिंगुअल भी होता है, ऊपर भी होता है, सब तरफ अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो जूस या जो सिक्रीशन निकालती हैं उसको हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा आप जानते ही हो। आपको अपनी बॉडी से तो पता ही है कि सलाइवा क्या होता है। अब ये सलाइवा जो होता है, इट कंटेन्स एन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी मतलब सलाइवा का, अमाइलेज। जब भी अमाइलेज वर्ड आए समझ लो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात हो रही है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवरी अमाइलेज, इसका एक और नाम है टायलिन। PTYALIN, टायलिन। P इज साइलेंट, डोंट कॉल इट पटाइलिन, हाँ, कॉल इट टायलिन। तो ये जो टायलिन या सलाइवरी अमाइलेज है, ये एक ही बात है। और इसका काम क्या है? इसका काम है पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन
फूड। पार्शियल डाइजेशन मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, पार्शियल डाइजेशन करता है। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू maltose. Maltose is a comparatively simpler carbohydrate. मतलब ग्लूकोज में तो कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन माल्टोज में कन्वर्ट कर लिया। किसने? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वोकल कैविटी में ही, हमारे माउथ में ही शुरू हो गया और पार्शियल डाइजेशन हो गया उसका। कंप्लीट डाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन पार्शियल डाइजेशन हो गया। फूड बहुत ज़्यादा देर तक हमारी वोकल कैविटी में नहीं रहता। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये हमारे हाथ में, ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है। यानी आप अपना जॉ का मूवमेंट आपका जो है, जिससे आप च्यू करते हो, वो मूवमेंट आपके कंट्रोल में होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी में हैं तो जल्दी जल्दी च्यू करते हैं, और प्रॉपरली च्यू किए बिना हम फूड को एनगल्फ कर लेते हैं। तो हम अपना पेट भरने के लिए खा रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि डाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगा कि नहीं। आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया होगा कि प्रॉपरली च्यू करके खाओ। अब क्लासेस में क्या सिखाया होगा, आपके घर पे भी आपको सिखा देते होंगे ये तो, कि खाना ठीक से खाना चाहिए, प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं करोगे तो बड़े फूड के पीसेस अंदर चले जाएंगे, जिनके ऊपर किसी भी एंजाइम का या किसी भी डाइजेस्टिव जूस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छे न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर डाइजेशन ज़रूरी है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए फूड को प्रॉपर मैस्टिकेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? आपने सीखा यहाँ पे मैस्टिकेशन, आपने सीखा यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, आपने देखा कि ये किस तरह से पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हो जाता है। अब जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। द फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज नोन एज बोलस। दिस इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द बकल कैविटी, इनसाइड द माउथ, इज नोन एज बोलस, विच इज नाउ रेडी टू गेट इनगल्फ्ड। हाँ, अब ये हमारी बॉडी में अंदर जाने के लिए तैयार है। सलाइवा का फंक्शन क्या हो गया? सलाइवा का फंक्शन एक तो ये हो गया कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं। मतलब उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। लेकिन उसके अलावा दूसरा उसका रोल है कि वो फूड को वेट और स्लिपरी बना देता है। हाँ, स्लिपरी बन जाने की वजह से जब वो अंदर जाएगा, फूड पाइप में जाएगा या ईसोफेगस में जाएगा, तो वो स्लिप होकर के ज़्यादा आसानी से बिना कहीं भी अटके हुए स्टमक में पहुंच जाएगा। हाँ, कभी फूड अटक जाए, ऐसा लगता है हमको कि उसको एनगल्फ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम पानी पीने लगते हैं, है ना। तो ये कुछ वैसा ही है कि अगर फूड स्लिपरी होगा तो ज़्यादा आसानी से बिना किसी परेशानी के अंदर तक चला जाएगा। अब क्या होगा? अब ये जो बोलस है, यानी कि यहाँ से जो हमारा बोलस बनाइए, तो सलाइवा का एक्शन देखो, ये थोड़ा सा आप इसे देख लो, वैसे है ना, मैंने आपको समझाया हो तो ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स इस तरह से बॉडी बकल कैविटी के दोनों तीनों तरफ होती हैं, और ये स्टार्च को फूड इनटू शुगर, मतलब कि ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देती हैं। ये बातें अपन कर चुके। तो वो बेसिकली क्या क्या काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा बताया हुआ है इन्होंने। अब वो ईसोफेगस में जाएगा, ये बोलस विल गेट एनगल्फ्ड इनटू ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस और फूड पाइप, जिसमें फूड स्लिप होता हुआ जा रहा है। और आप देखो कि इसमें एक मूवमेंट होती है। हाँ, इस तरह की मूवमेंट होती है ईसोफेगस में कि वो, क्योंकि एक मस्कुलर पाइप है, तो उस मस्कुलर पाइप में ये मूवमेंट सपोर्ट करती है स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड का, फूड उसमें अटके ना। हाँ, ईसोफेगस में डाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये जो मूवमेंट इसके मस्कुलर मूवमेंट हुई है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, दिस डज नॉट अलाउ द फूड टू स्टक इनटू ईसोफेगस। वैसे ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता है, ऐसा नहीं है कि केवल ईसोफेगस में होता है, ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसको थोड़ा सा बेटर समझने के लिए एक और वीडियो मैंने देखा था, तो मुझे लगा आपको दिखाऊं कि वो कैसा होता है एक्चुअली। ये ईसोफेगस को अगर हम एक सेक्शन काट लें ईसोफेगस का, तो ये ऐसा दिखता है। हाँ, मल्टीपल लेयर्स होती हैं ईसोफेगस की, और ये जो उसका इनर पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर इसकी मसल्स में मूवमेंट होने की वजह से बाहर भी मूवमेंट होती है। तो थोड़ा सा देखो और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली ये होता कैसे है। एक आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। ये इसका ल्यूमेन है, देखो ये कैसे मूव कर रहा है। हाँ, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हाँ, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, ये सब मस्कुलर लेयर्स हैं, जिनके वटेवर द जो इनके नाम रखे हुए हैं वो अभी फ़िलहाल आपको पढ़ने नहीं हैं, ये हायर क्लासेस के लिए है। लेकिन आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि पेरिस्टाल्सिस होता कैसे है, बजाय आप केवल मेरे हैंड्स की मूवमेंट देख करके उसको इमेजिन करो। आप इसको देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब इसमें से फूड मूव करेगा तो ऐसा मूवमेंट होता है, दिस इज़ पेरिस्टाल्सिस, है ना। दिस इज़ ब्यूटीफुली शोन एक्चुअली। हाँ, कि जो इसमें हमारा फूड चलता है तो ये खुद इस तरह का एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। समझ में आ गया आपको पेरिस्टाल्सिस, है ना। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द ईसोफेगस डज नॉट गेट स्टक। अब ये बात आप याद रखना। अपन वापस चलते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ पे हमने छोड़ा था फूड को इनसाइड द ईसोफेगस। याद रखें, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो बकल कैविटी में अगर सलाइवरी एमाइलेज था, और वो सलाइवरी एमाइलेज ऑब्वियसली बोलस में भी होगा थोड़ा बहुत, तो कुछ डाइजेशन अगर वहाँ रह गया होगा तो वो अभी चल रहा होगा इसमें, है ना, बोलस में ही चल रहा होगा। लेकिन ईसोफेगस की तरफ से किसी तरह का कोई जूस रिलीज़ नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई एंजाइम रिलीज़ नहीं हो रहा है। जो भी डाइजेशन होना था शुरुआत में वो बकल कैविटी में हो गया था। तो अब तक आप क्या क्या सीख गए। बकल कैविटी यानी माउथ, इसमें टीथ का फंक्शन, मैस्टिकेशन, फिर टंग का मूवमेंट ऑफ द फूड इनसाइड इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन प्रोसेस और च्यूइंग प्रोसेस, मिक्सेस द सलाइवा प्रॉपरली विद द masticated food, then saliva का function, partial digestion of the food or of the carbohydrates with the help of salivary amylase, which is also known as ptyalin, and then ultimately wettening it, मतलब उसको moist कर देना, उसको slippery बना देना फूड को, so that it can smoothly move into the stomach with the help of esophagus। तो esophagus से होकर के फूड स्लिप होता हुआ चला जाता है इनसाइड द स्टमक। तो स्टमक में ये आते ही इसमें देखो गैस्ट्रिक जूसेस का मूवमेंट आपको दिखने लगा कि गैस्ट्रिक जूसेस इसमें सिक्रीट होने लग गए लाइक दिस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। हमने एक वर्ड यूज़ किया है गैस्ट्रिक जूस। एक्चुअली स्टमक को हम गैस्ट्रिक बोलते हैं, स्टमक में जो जूस मिलेंगे वो गैस्ट्रिक जूसेस ही बोले जाएंगे। हाँ, स्टमक जो है वो बेसिकली कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक 3 पार्ट्स में बटा हुआ रहता है। कार्डियक क्योंकि वो हार्ट के पास है, फंडस और फंडिक जो कि सेंट्रल पार्ट इसका है, और इसको हम कहते हैं पाइलोरिक। ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इसकी जो वॉल्स हैं उनमें से डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस निकलते हैं, जिनको मिला करके हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वॉल है, ये इसकी वॉल है, थिक वॉल होती है, बहुत मोटी वॉल वाला ये ऑर्गन है। और स्टमक के अंदर बेसिकली स्टमक को हम कहते हैं ना कि दिस इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन एंड अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर इसको
इसको बोलते हैं। तो जे शेप्ड इसलिए बोलते हैं कि ये थोड़ा इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि इंग्लिश का जे अल्फ़ाबेट होता है उसकी तरह से ये थोड़ा सा ओरिएंटेड होता है। तो जे शेप्ड या सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसकी थिक वॉल्स हैं, उसकी वॉल की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कई तरह की छोटी छोटी सिक्रीटिव सेल्स होती हैं। एक तो सेल होती है जिसको हम बोलते हैं चीफ सेल। हाँ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, नॉलेज के लिए समझ लो। चीफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एंजाइम्स। हाँ, यहाँ पे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो प्राइमरीली प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी प्रोटीन के डाइजेशन वाले एंजाइम्स होते हैं, जिनका काम है प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन करना। कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो चीफ सेल्स हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक cells which are also known as parietal cells, which are responsible for the secretion of hydrochloric acid. And the third thing is mucus glands. Mucus glands which will secrete mucus inside the stomach, which will protect the walls from HCl. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दैट इज HCl की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके क्या फंक्शन है। तो फंक्शंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन। अब देखो, हमने कहा था कि सलाइवरी एमाइलेज बोलस में, जो कि एनगल्फ किया हमने, ईसोफेगस में आया, उसमें हो सकता है, और वो अब भी अपना कोई ना कोई एक्शन कर रहा होगा, मतलब अभी भी वो एक्टिव होगा। हाँ, तो HCl जो है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि इनसाइड द स्टमक प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हम एज अ रोल ऑफ HCl लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है राइट डाउन 3 रोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्चुअली तो इसका प्राइमरी फंक्शन है कि प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक। उससे क्या बातें हुई कि एक तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन of the action of salivary amylase। salivary amylase का फंक्शन टर्मिनेट कर देगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टमक में जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम कर सकें। क्यों कर दिया उसने उसका एक्शन टर्मिनेट क्यों कर दिया, मतलब एक्शन बंद क्यों करा दिया। टर्मिनेट करवा देना मतलब ख़त्म करवा देना। क्यों करवा दिया, कैसे करवा दिया, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करता। तो जब तक वो ईसोफेगस में तब तक तो वो एक्टिव रहेगा, लेकिन स्टमक में आते ही वो जैसे ही एक्सपोज होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, उसका फंक्शन बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। फिर जो हमारा HCl है वो दूसरा काम क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम निकले हैं यहाँ पे, जिनको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं, उनका एक्टिवेशन। It activates the proteolytic enzymes secreted inside the stomach। यानी वो इनएक्टिव फॉर्म में आए थे, वो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में आए हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में वो काम नहीं करेंगे, उनको काम करवाना है तो HCl का होना ज़रूरी है। ठीक, ये भी उनका एक फंक्शन हो गया। हाँ, तो प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंड एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स। क्या एक्टिवेशन होगा वो हम अभी बात करेंगे। हाँ, द फोर्थ थिंग इज, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूँ। द फोर्थ थिंग इज, जो ये करता है HCl के फंक्शंस की बात चल रही है अभी तक। इट किल्स बैक्टीरिया और जर्म्स इफ एनी। हाँ, फूड के साथ में आपने अगर कुछ जर्म्स आपके मुंह में चले जा सकते हैं ना,
हवा में भी हो सकते हैं। तो वो आपने मुंह खोला, मुंह में घुस गया, आपने फूड बिना धोए कोई चीज़ कोई फ्रूट खा लिया, बिना धोए खा लिया, उसके साथ वो चला गया, दैट कैन बी हार्मफुल इनसाइड द बॉडी। लेकिन यहाँ पे आते ही वो सब मर जाएंगे, क्योंकि दे कैन नॉट स्टैंड एन एसिड लाइक HCl। तो HCl के फंक्शंस, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाता है अगर आपको HCl के फंक्शंस पता हैं। तो HCl का फंक्शन, 4 फंक्शन बना लिए हमने। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना इनसाइड द स्टमक, टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, एक्टिवेशन ऑफ द enzymes, proteolytic enzymes inside the stomach and killing the germs if any। ये तो HCl के फंक्शन हो गए। अब HCl जो एक्टिवेशन कर रहा था एंजाइम का, वो एक्चुअली क्या कर रहा था वो देख लेते हैं, हाँ, कि उसका फंक्शन एक्चुअली क्या है। हमने कहा चीफ सेल्स एंजाइम्स रिलीज करती हैं। कौन से एंजाइम्स रिलीज करती हैं? उन एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है पेप्सिनोजन। इट इज इनएक्टिव फॉर्म। विद द हेल्प ऑफ HCl this pepsinogen gets converted into pepsin। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है, फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, तो ये प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन करता है। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू सिंपलर प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड अभी नहीं बना रहा, लेकिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स विच आर एक्चुअली द सिंपलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। हमारा टारगेट था अमाइनो एसिड बनाना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगा। तो चीफ सेल्स एंजाइम्स रिलीज करती हैं। पेप्सिन का जिक्र हमारी बुक में किया गया है, हमने इसके बारे में आपको बता दिया। अब एक एडिशनल चीज़ समझ लो, रेनिन। अनदर एंजाइम इज रेनिन, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जिनका प्राइमरी फूड केवल मिल्क होता है, उनमें एक्टिव एंजाइम्स होता है रेनिन। रेनिन मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है इन इन्फेंट्स। हम लोगों को रेनिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेप्सिन है। रेनिन इज़ नॉट दैट एक्टिव इनसाइड एन एडल्ट्स बॉडी। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रेनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। तो स्टमक में क्या हुआ? स्टमक में हुआ पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट तो पहले से ही था, अब पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी आ गए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे हमने जिक्र किया था म्यूकस होता है। देयर आर म्यूकस ग्लैंड्स जो इसमें म्यूकस रिलीज करेंगी। म्यूकस बेसिकली एक सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कि एक पूरी लेयर बना देता है इनसाइड द स्टमक। स्टमक की वॉल को पूरी तरह से कवर कर लेता है अंदर से। और जो HCl निकलता है, इट नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टमक वॉल्स ड्यू टू म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ HCl, क्योंकि अगर HCl इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया तो फिर इसमें छोटे छोटे अल्सर्स हो जाएंगे। अल्सर मतलब छाले, जैसे माउथ अल्सर होते हैं, वैसे ही स्टमक में भी अल्सर हो सकते हैं। इनकी वजह से इनको हम पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं। हाँ, पेप्टिक अल्सर्स। हाँ, हालांकि अब तो अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन भी पता चल गया, साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। लेकिन म्यूकस का रोल याद रखें। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर वॉल्स को HCl से होने वाले किसी भी डैमेज से बचाता है। ठीक है। तो इसके अलावा स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो कंटिन्यूअसली चर्निंग मूवमेंट करती रहती हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सारी वॉल्स। हाँ, जैसे हमने पेरिस्टाल्सिस देखा था पहले, यहाँ पर है चर्निंग। हाँ, चर्निंग मूवमेंट्स। ईसोफेगस की वॉल में हो रहा है पेरिस्टाल्सिस,
स्टमक की वॉल्स में हो रहा है चर्निंग मूवमेंट, और चर्निंग मूवमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस है क्या, बेसिकली यही सब सीक्रेशंस को मिला करके हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, यानी कि द जूस विच इज़ फाउंड इनसाइड द स्टमक एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड, उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का प्रॉपर मिक्सअप हो जाता है विद द फूड, विद द बोलस जो ऊपर से आया, और अब इसमें डाइजेशन की प्रोसेस हो जाने के बाद में पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन भी है, तो हम अब क्या बोलते हैं इसको, दिस मिक्सचर जो कि पहले बोलस कहलाता था, अब उसको हम बोलेंगे खाइम, CHYME, डोंट कॉल इट चाइम, इट इज खाइम। हाँ, बकल कैविटी में बोलस, स्टमक में खाइम। आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो बात हम कर रहे हैं, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंजेशन। हमने देखा इंजेशन हो गया बकल कैविटी में, और अभी तक पार्शियल डाइजेशन बकल कैविटी में ही हुआ। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब तक हमें 2 मिल गए हैं, एक मिल गया है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कह रहे हैं, जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा है इनसाइड द बकल कैविटी, और दूसरा मिल गया है पेप्सिन, जो कि स्टमक में है और पार्शियल डाइजेशन ऑफ क्या कर रहा है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कर रहा है। तो यहाँ तक आज हम रुकते हैं, कल इसके आगे बात करेंगे। कल हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो काइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या काम होंगे। बहुत सारे काम होने वाले, मैं चाहता हूँ आप यहाँ तक ही पढ़ो पहले, और यहाँ तक की बातों को याद कर लो, जिससे कि आपको जब लिवर का रोल, गॉल ब्लैडर का रोल, पैनक्रियास का रोल, द रोल ऑफ इंटेस्टिनल जूस बताए जाए, तो आपको वो चीज़ें अब्जॉर्ब करने में थोड़ा आसानी हो, ये ना हो कि चीज़ें मिक्सअप हो जाए। तो आप केवल बकल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में आज पढ़ो, बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार देखो और बुक को अच्छे से पढ़ो और देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। बाकी बातें कल। थैंक यू।